नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। 8 घंटे में 3 दोस्तों की हत्या। जी हां, एक सीरियल किलर जिसने 8 घंटे के अंदर अंदर 3 लोगों की हत्या कर दी। आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। ये बड़ी खबर भी आपको बता दें, पानीपत से ये दिल दहला देने वाला जो मामला है वो सामने आया है। 8 घंटे में 3 दोस्तों को मौत के घाट उतारा गया है। शख्स ने शराब नहीं पीने पर पहले दोस्त की हत्या की, उसके बाद पहचान छिपाए रखने के लिए दूसरी हत्या को अंजाम दिया। दोनों वारदातों में शामिल तीसरे दोस्त को भी उसने मौत के घाट उतार दिया। 2 दोस्तों को पानीपत में मौत के घाट उतारा तो एक दोस्त की हत्या यूपी ले जाकर की गई। गला घोटकर तीनों दोस्तों का मर्डर किया है। पुलिस ने आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर ये सामने आई है, जहां पर एक युवक ने महज 8 घंटे के अंदर 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि इस युवक पर पहले से किसी भी तरह के कोई आपराधिक मामले दर्ज नहीं थे। पहली बार मामले दर्ज हुए वो भी एक साथ 3 मर्डर के, और पूरी प्लानिंग के साथ इस युवक ने जब एक हत्या की तो उसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ अन्य 2 हत्याओं को भी अंजाम दिया। दरअसल पहली हत्या जो की गई वो शराब ना पीने पर हुई। दोस्तों के साथ शराब पीने गया था ये युवक, और जब एक दोस्त ने ज्यादा शराब पीने से मना कर दिया और दोनों के बीच तू मैं होने लगी, बहस होने लगी, तो इसने उसे मौत के घाट उतार दिया। और उसके बाद इस हत्या को देखने वाले अन्य 2 लोगों की भी हत्या इस युवक ने कर दी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, और पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है। अधीक्षक महोदय के कुशल नेतृत्व में CI2 द्वारा श्री वीरेंद्र सिंह व उसकी टीम द्वारा आज ट्रिपल मर्डर ब्लाइंड ट्रेस किया है और एक्यूज्ड आशु नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसने 3 मर्डर की हत्या की और जिनका कोई सुराग नहीं था। इन्होंने अपने प्रयास से आज उसको अरेस्ट किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, सबसे पहले तो बताइए, इस पूरे मामले में ये जो युवक है ये कौन है और खुलासा कब हुआ इस मामले का? हत्याओं को कब अंजाम दिया गया? क्योंकि कहा जा रहा है कि महज 8 घंटे के अंदर 3 वारदातों को, 3 हत्याओं को अंजाम दे दिया इस युवक ने। देखिए सृष्टि, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो व्यक्ति है ये आशु है और नारा गांव का रहने वाला है। और ये घटनाक्रम को इस तरीके से समझिए कि आशु का जो दोस्त है वो राकेश था, और ये पहला जो मर्डर किया गया था सोनू का, वो उस समय किया गया था जब राकेश और आशु जो है अपनी मोटरसाइकिल पर जो है थर्मल के पास पहुंचते हैं और थर्मल पे शराब पीने को लेकर वहां पर सोनू आ जाता है और सोनू के साथ कहासुनी हो जाती है। उसके बाद उसका सोनू का इन्होंने गला दबाकर, पढ़ने से गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार दिया और वो वहीं पर छोड़ दिया। उसके बाद मोनू आता है। इनको शक होता है कि कहीं ना कहीं मोनू को इस बात की भनक लग गई है और ये मोनू को शराब के नशे में दिल्ली पैरल नहर पर ले जाते हैं और दिल्ली पैरल नहर पर उसको मारने के बाद ये दिल्ली पैरल नहर के अंदर डाल देते हैं। तीसरी घटना जब घटती है, जब आशु को यह शक हो जाता है कि उसका जो मित्र है राकेश, कहीं ऐसा ना हो कि वो पुलिस को इन चीजों की भनक दे दे, तो इसको लेकर जब वो यूपी की तरफ गया हुआ था तो शामली में शराब पिलाई गई आशु ने राकेश को और राकेश की बेरहमी से हत्या कर दी गई। और सबसे बड़ी बात है, अलग अलग लोकेशन थी, अलग अलग ट्रेस किया जा रहा था। वहीं इस मामले में जब तूल पकड़ा तो लगातार जो है इस मामले को CI2 को सौंपा गया। CI2 के इंचार्ज जो वीरेंद्र सिंह थे, उन्होंने अच्छी जांच की, लगातार जो है वो इस मामले को ट्रेस करते रहे, देखते रहे, और उन्होंने इस मामले में जो है आशु को जो है गिरफ्तार किया, उससे सख्ती से पूछताछ की। उसके बाद जो है 27 तारीख को देखे उसको रिमांड पर भी लिया गया। 4 दिन के रिमांड पर लेने के बाद उसने ये सारे जो है सारी प्लानिंग के बारे में, किस तरीके से मारा, क्यों मारा, सारी चीजों के बारे में जो है उनको बताया। और दूसरी बात यह है कि आज जो है ASP जो है विजय सिंह जी ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसके बाद जो है आरोपी को जो है वो जेल भेज दिया गया। ठीक है जितेंद्र, आप बता रहे हैं 2 मर्डर तो थे, वो पानीपत में ही हुए, और जो तीसरा मर्डर था उसे
उसका खुलासा यूपी में हुआ है, क्योंकि तीसरा मर्डर यूपी में किया गया। तो ये भी बताइए कि कितने दिन लगे पुलिस को इस मामले की जांच करने में और हत्यारे को ढूंढने में, क्योंकि बताया जा रहा है कि लगभग 11 जून वो तारीख थी जब इस हत्या को, इन तीनों हत्याओं को अंजाम दिया गया। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो है, जिस तरीके से सोनू का गला दबाकर मर्डर किया गया था, उस मामले को लेकर जो है उनके परिजनों ने ही आशंका जताई थी कि किस पे उस मामले को लेकर मतलोडा थाने में मामला दर्ज किया गया। हत्या में जो है हत्या का मामला दर्ज करा गया, लेकिन आरोपी जो था उसका कोई अता पता नहीं था। दूसरा मर्डर जो है वो उसकी इसी मामले में जांच के लिए जो है, ये जांच जो है CIA 2 को सौंपी गई थी SP की तरफ से। वीरेंद्र सिंह इसकी जांच कर रहे थे। जब इस मामले को लेकर उनको कहीं ना कहीं सूत्रों से जानकारी मिली तो तब उन्होंने आशु को जो है गिरफ्तार किया। जितेंद्र, मैं आपको रोक रही हूं क्योंकि आपने जिन CIA का नाम लिया है, वीरेंद्र साहब, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका हरियाणा न्यूज पर। क्योंकि आप खुद इस मामले की जांच कर रहे थे सर, तो मैं जानना चाहूंगी कि कितना पेचीदा और कितना मुश्किल था इस मामले को सुलझा पाना। मैम, ये ब्लाइंड मर्डर था जी। हेलो जी सर, आपकी आवाज मिल रही है। हाँ, ब्लाइंड मर्डर था ये। इसकी जांच हमें SP साहब ने दी थी, जिसपे हम लगातार काम कर रहे थे। उसके बाद हमें इनपुट मिली कि इसी गांव का एक लड़का है जो ये मर्डर कर सकता है। इसके तक जाहिर हो रहा था, जिसको हमने 27 तारीख को पकड़ा और इससे पूछताछ की। जब पूछताछ के दौरान, रिमांड के दौरान हमें पता लगा कि इसने 2 मर्डर उसी दिन नाइट में और अगले दिन उसी सीरीज में इसने 2 मर्डर और कर रखे हैं। लेकिन सर, जब एक मर्डर की जानकारी मिली तो क्या इस तरह का अनुमान लगाया गया था कि और भी हत्याएं इस मामले से जुड़ी हुई हो सकती हैं, 2 और हत्याओं का कनेक्शन इससे हो सकता है? जब तक अरेस्ट हुआ तब तक हमें इस बारे कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि जो दूसरा लड़का नहर में जिसकी डेड बॉडी मिली है उसकी FIR ही 21 तारीख को गुमशुदगी की लॉज करवाई थी उसके परिजनों ने, और 13 तारीख को उसकी डेड बॉडी संभालता मिल चुकी थी। तो उसके बारे में तो पता ही नहीं था कि इसका भी मर्डर हो चुका है या कोई ऐसी रंजिश है। और तीसरे के उनके घर वालों को शक था इस पे, लेकिन उन्हें ये था कि हमारा लड़का ज्यादा शराब पीने के कारण या और किसी वजह से मर गया होगा। वो तीसरा लड़का यूपी में मारा गया था इसी के द्वारा, लेकिन घर वालों ने कोई ज्यादा वो नहीं किया था। तो सर, क्या आपने, क्योंकि इससे पूछताछ जब इस हत्यारे से हुई होगी तो क्या कुछ पता चलकर आया है? क्योंकि कहा जा रहा है कि पहले किसी भी तरह का कोई आपराधिक मामला इस पर दर्ज नहीं था। हाँ, ये ऐसा है। इसको पहला मर्डर हुआ, इन्होंने दारू पी के, जब उसने दारू पीने से मना किया तो राकेश और आशु दोनों को लगा कि उनके साथ झगड़ा हो गया और उन्होंने गला दबा के उसकी हत्या कर दी। उसकी कुछ देर बाद दूसरा लड़का जिसके मर्डर हुआ है, मोनू, वो उनके पास आ गया। इनको लगा कि इसने देख लिया है मर्डर करते हुए, तो वो उसको पानीपत लेके आए दारू पिलाने के बहाने, भाई तेरे को और दारू पिलाएंगे, और यहाँ पे लाके उसको मर्डर करके नहर में फेंक दिया। फिर तीसरा लड़का जो राकेश था, उसको लगा कि ये मेरे को फंसवाएगा, इसलिए उसने उसको ज्यादा दारू पिलाई और पिता भी मुजफ्फरनगर के पास यूपी के अंदर वहां जाके उसका भी गला दबा के हत्या कर दी। ये एक सीरीज में इसने प्लानिंग करता चलेगा कि मैं ना फंसूं, इस वजह से ये मर्डर पे मर्डर करता चलेगा। तो सर, क्या इसकी तरफ से कोई बयान आ पाया है जो आप बता पाएंगे? क्योंकि जिस पर पहले से कोई मामला दर्ज ना हो, उसका अचानक से इस तरह से तीनों मर्डर कर देना, कानून का, पुलिस प्रशासन का भी कोई डर या खौफ इसे नहीं सताया? नहीं, उस दृश्य से ही तो इसने ये मर्डर किया है कि भाई कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, इसलिए इसने अपने साथी जो को जो डबल मर्डर में साथ इन्वॉल्व था उसी को मार दिया। सर, अब जी आगे क्या इस आरोपी पर कार्रवाई होने वाली है? आरोपी को अरेस्ट किया है हमने, 4 दिन के रिमांड पे रखा था। 4 दिन के रिमांड के दौरान जो सबसे पहले इसने मर्डर किया था सोनू, उसका मोबाइल फोन गायब था, वो फोन बरामद हो चुके हैं। और बाकी सारी सीरीज जो इसने बताई थी हर जगह के हमने इससे कनेक्ट की है। जो दूसरा मर्डर था, जो अभी तक परिजनों को भी नहीं पता था, 21 तारीख को जिसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई, 27 तारीख के मर्डर के बाद ही उसका खुलासा हमने किया था। जब परिजनों को साथ लेकर नहर में बना के जांच शुरू की तो पता लगा कि वहां पे 13 तारीख को एक डेड बॉडी मिली है। परिजनों को जब उसके फोटो दिखाए, कपड़े दिखाए, तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया ये हमारा ही लड़का है और उस मर्डर का खुलासा हुआ। सर, एक तो और सभी कड़ियां हमने जोड़ दी हैं। जी, बाकी कोर्ट देखेगा। ठीक है सर, लेकिन इस बीच में आपसे एक और चीज समझना चाहूंगी या एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। ऐसे लोगों की मानसिकता क्या होती है? क्योंकि ऐसे लोगों की मानसिकता क्या रहती है? क्योंकि आप बेहतर इसको बता पाएंगे, आप ऐसे आरोपियों से, ऐसे लोगों से डील करते हैं।
तो ये क्या मानसिकता इनकी रहती है जो इतनी बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देने से भी ये नहीं घबराते, नहीं डरते? बस ये आपराधिक मेंटलिटी इनके पीछे है लगी, मानसिक तौर पर ये बीमार लगे हैं। दूसरी ये सबसे बड़ी चीज है नशा। नशा करने के बाद ये अपने आप को पता नहीं क्या समझ लेते हैं, और एक अपराध को छुपाने के लिए दूसरे को छुपाने के लिए तीसरा कर दिया सीरीज में। ठीक है वीरेंद्र जी, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और ये बातचीत करने के लिए। तो 8 घंटे में 3 मर्डर का ये खुलासा हुआ है। और जितेंद्र, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, जब इस बात की जानकारी मिली, जब पहले तो क्योंकि परिवार वालों को भी बिल्कुल भी जरा सा शक नहीं था, आशंका नहीं थी कि इस तरह से उनके परिवार के एक सदस्य का मर्डर हो चुका है, और उसके बाद जब उनको ये पता चला कि कोई गुमशुदगी की भी रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जब पता चला कि हत्या कर दी गई है, तो उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो सबसे पहले जो मर्डर हुआ था वो सोनू का मर्डर हुआ था, और सोनू के मर्डर होने के बाद जो है मामला दर्ज कर लिया गया था। मामला दर्ज करने के बाद जांच जो है सीआईए को सौंपी गई थी। और दूसरा मर्डर हुआ वो मोनू का मर्डर हुआ था, और उसका शव जो है वो दिल्ली पैरल नहर में फेंक दिया गया था, और वो शव मिला था संभाल का। और तीसरा जो शव था उसका जो साथी था राकेश, सीरीज अगर मैं बात करूं तो राकेश की डेड बॉडी जो है वो यूपी के अंदर मिली थी, और वो भी शराब के नशे में। तीनों का जो घर परिवार वालों का था, तीनों का था पता था कि शराब पीते हैं। उनको भी शक था कि किसी अनजान ने किया है, लेकिन उनको ये शक नहीं था कि इस तरीके से जो है नारा गांव का जो है आशु जो है वो इस तरीके का एक साइको किलर कहूंगा कि इस तरीके की उसने वारदात की है। लेकिन ये खुलासा जो सीआईए वालों ने जांच के दौरान बताया कि उनके कपड़े बरामद किए और सारे तथ्य मिलते जुलते चले गए। परिवारों को सूचित किया गया कि जब उसने अब सीआईए के सामने कबूल किया कि हाँ मैंने ही मोनू की हत्या कर दी थी, और हत्या करने के बाद मैंने और राकेश ने जो है वो नहर में डाल दिया था। अब उसको डर था कि राकेश जो है पुलिस के सामने राज ना खोल दे, तो राकेश को वो यूपी लेके गया। यूपी में आते हुए मोटरसाइकिल पे उन्होंने फिर शराब पीने के बाद जो है उसकी भी निर्मम हत्या कर दी गई। तो तीनों की लोकेशन अलग थी। यूपी में भी मामला दर्ज है। तो कहीं ना कहीं जब इस मामले में जब खुलासा हुआ तब परिजनों को पता लगा कि उनके जो है बच्चों की जो है निर्मम हत्याएं कर दी गई थी। उन्होंने तो क्योंकि जो केस थे उसमें 174 की कार्रवाई की गई थी। 174 की कार्रवाई का मतलब होता है पोस्टमार्टम करा, भाई किसी पे हमें जो है गुप्त शक था, उसके हिसाब से जो है पोस्टमार्टम करा, शव परिजनों को सौंप दिया गया था। और इसी तरीके से डेड बॉडी जो मिली थी उसके अंदर भी 174 की कार्रवाई हुई थी। लेकिन जब सीआईए 2 के इंचार्ज जो है वीरेंद्र इस मामले में खुलासा करते हैं और इसमें कड़ी जुड़ती है, तब जाके परिजनों को पता लगता है इनकी तो हत्या की गई। और हत्या जो है सोची समझी साजिश का नतीजा था, क्योंकि जिस तरीके से आशु जो है नारा गांव का था, शराब भी पीता था, लेकिन इसका जो है अगर बैकग्राउंड देखें तो कोई इस तरीके का कोई क्रिमिनल वो नहीं था कि इसका जो है बैकग्राउंड क्रिमिनल है, कोई मर्डर किया हो, कोई चोरी की हो, इस तरीके का वो नहीं मिला। लेकिन जहां इसने मर्डर किया, एक मर्डर होने के बाद उसको लेकर के कहीं ना कहीं मोनू ना देख ले तो मोनू की हत्या कर दी गई। वही राकेश इसका बहुत अच्छा साजिश से कहना गलत भी नहीं होगा। चलो पहला मर्डर हम मान सकते हैं कि कहा सुनी में या गुस्से में कर दिया, लेकिन बाकी 2 पूरी प्लानिंग के साथ किए गए, क्योंकि बड़ी बात यह है कि कोई हथियार नहीं था इस आरोपी के पास। तीनों मर्डर जो हैं इसने गला घोट कर किए हैं। तो बाकी के 2 मर्डर में क्या ये मानना सही होगा कि पूरी प्लानिंग थी, पहले व्यक्ति को पूरा नशे में धुत कर दिया, क्योंकि तीनों केसेस में शराब पिलाई गई है, तो हो सकता है कि खुद इसने शराब का सेवन कम किया हो, सामने वाले को इतनी ज्यादा शराब पिला दी हो कि वो अपने होशो आवास में ही ना रहा हो कि खुद का बचाव कर सके, क्योंकि कोई हथियार नहीं था इसके पास। इसने महज गला घोट कर तीनों की हत्या की है। हाँ बिल्कुल। देखिए सृष्टि, सबसे पहली वारदात थी जो इसने, जो मैं कहूंगा कि जो पहली वारदात सोनू के साथ की थी, तो उसमें दोनों शामिल थे, राकेश भी शामिल था और आशु भी शामिल था। दोनों ने ही उसकी हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद जब उनको मोनू ने देखा तो मोनू को वो शराब पिलाने के बहाने दिल्ली पैरल नहर पर लेके आए, और दिल्ली पैरल नहर पर लाने के बाद जो है उन्होंने मोनू की हत्या करने के बाद जो है शव को जो है दिल्ली पैरल नहर में बचा राकेश था, राकेश को वो लेके गया। तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये जरूर था कि कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर अगर कुछ भी होता है तो इस मामले में सिर्फ राकेश ही ऐसा वो
वो है मुद्दई जो सारी चीजें खोल सकता है, और वो ये नहीं चाहता था कि इस मामले को लेकर पुलिस को भनक लगे, क्योंकि देखिए मामला शांत हो चुका था। परिजन भी सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं शराब के नशे में जिस तरीके से है, एक चीज होती है, उनका भी ये मानना था कि जिस तरीके से डेड बॉडी मिली है, हो सकता है शराब के नशे में नहर में गिरा हो और उसकी हत्या हो गई, वो नहर में खुद जंप कर गया हो और जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। जितेंद्र, लेकिन क्या सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हत्यारा है उसके परिवार वालों की तरफ से भी किसी तरह का कोई बयान सामने आया है, या उनसे बातचीत में पता चल पाया हो इस युवक के बारे में, क्योंकि ज्यादा उम्र भी नहीं है इसकी? देखिए, बिल्कुल इस मामले में जो है उनके परिजनों का बयान नहीं आया है। आज जो है पुलिस ने जो है एएसपी विजय सिंह ने जो है इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो है वो उन चीज़ों को बताया गया कि किस तरीके से इसने किस तरीके से 3 हत्याएं की। उसके बाद जो है उसको कोर्ट में ले जाया गया, कोर्ट से उसको सीधा कोर्ट से वो जेल चला गया। पहले वो 4 दिन की रिमांड पे था। रिमांड के दौरान जो है CIA 2 इंचार्ज जो वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने लगातार उससे जांच पड़ताल करने के बाद पहला केस था। मैं भी ये बता दूं सृष्टि, देखिए सोनू की हत्या हुई थी। हत्या करने के बाद जो है CIA इसको उठा के लाई थी। उठाने के बाद जो है कहीं ना कहीं रिमांड के दौरान इसने कबूल किया कि ये इन लोगों की भी हत्या मैंने की है। और सबसे बड़ी बात यही थी कि जिस तरीके से यूपी पुलिस की तरफ से सूचना दी गई थी कि आपका बच्चा जो है उसकी, वो परिजन भी यूपी पहुंचे थे और संभालका में जो मोनू की डेड बॉडी जो संभालका दिल्ली पैरल नहर पर मिली थी, उसकी भी सूचना परिजनों को दी गई थी। तो तीनों वारदातें जो थी अलग अलग लोकेशन पर थी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं CIA इंचार्ज वीरेंद्र जी का जो बयान सामने आया है, वो खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अगर इस आरोपी ने खुद से बाकी के 2 गुनाहों को नहीं बताया होता तो पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो जाता ये कड़ियां जोड़ पाना। बिल्कुल सृष्टि, ये बिल्कुल हकीकत है कि जिस तरीके से CIA ने इसमें जांच की तो इन दोनों के बारे में खुलासा ही नहीं हो सकता था, क्योंकि यूपी पुलिस खुद यूपी की तलाश कर रही थी कि किस तरीके से शराब पीकर गला घोटा गया है। हो सकता है वहीं के लोगों ने वारदात की हो, वहां पर भी अनजान लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। दूसरा जो है संभाल का जो दिल्ली पैरल नहर में इसका जो शव मिला था, उसको लेकर भी यही था कि 174 की कार्रवाई करके शव जो है शव का पोस्टमार्टम करा, शव परिजनों को सौंप दिया गया था। तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर CIA ने जिस तरीके से अपना एक रोल अदा किया है, उसको लेकर इसने तीनों जो वारदात की हैं, तीनों जो हत्याएं की हैं, ब्लाइंड मर्डर मैं कहूंगा कि जिस तरीके से इसने कबूला किया है, वो एक अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है। और वहीं CIA टीम का भी बहुत, मैं कहूंगा कि उनका एक सोचना जिस तरीके से उन्होंने आपका फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ गई है, सीधे रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यमुनानगर से इस वक्त की बड़ी खबर बताई जा रही है। क्या है वो बड़ी खबर, आपको बता दें, दोस्त ने दोस्त पर फायरिंग की है। देखिए, एक और इस तरह का मामला सामने आ गया है। दोस्त की हत्या करने का यहां पर प्रयास हुआ है। युवती को मैसेज करने को लेकर कुछ मामला था। घायल को अस्पताल में भर्ती हालांकि करवा दिया गया है। इस फायरिंग में एक युवक घायल हो गया है। फायरिंग के बाद जो आरोपी है वो भी फरार हो गया है। यमुनानगर से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पर ही फायरिंग कर दी और जिस पर फायरिंग हुई है वो व्यक्ति घायल है। दरअसल युवती को मैसेज भेजने पर विवाद हुआ था। अब देखिए, मामूली सी बात थी, लड़की का चक्कर इसमें सामने आ रहा है। युवती को मैसेज किया और विवाद इसी पर शुरू हुआ, जिसके बाद एक दोस्त ने अपने दोस्त पर फायरिंग कर दी और उसे घायल कर दिया। अब गंभीर घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची है, मामले की जांच की जा रही है। घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, साथ ही पुलिस मामले की जांच कर रही है। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि फायरिंग के बाद जो आरोपी है वो फरार हो चुका है। अब पुलिस कितनी जल्दी फरार आरोपी को ढूंढ पाती है, ये बड़ा सवाल है। हालांकि मामले की जांच में जुट चुकी है पुलिस और प्रयास किया जा रहा है यहां पर आरोपी को ढूंढने का। युवती को मैसेज भेजने पर यह विवाद हुआ और ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पर फायरिंग कर दी, जिस पर सुबह 4 बजे सूचना मिली कि लंडोरा मोड़ पे गोली मार दी है किसी सिमरजीत के। तो मैं मौके पे पहुंचा, वहां पता चला कि कोई कश्मीरी सिंह है लंडोरे का, उसने क्या नाम है सिमरजीत की गोली मारी है, जिसके टांगों पे मारी है। 4 फायर करे थे, 2 टांगों में छर्रे लगे उसके। वो मुलाना उपचाराधीन है, ठीक ठाक है, खतरे से बाहर है।
थोड़ी कोई इनका कोई लड़की का फ्रेंडशिप का चक्कर था उस मामले में। इनका पहले भी इनका 1 महीना पहले भी इनका तुम हुई थी और इनका समझौता भी हो गया था। तो ये मामला है, मुकदमा दर्ज कर दिया, तफ्तीश जारी है। जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी सुनील मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, युवती से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है, मैसेज कर दिया था, इसको लेकर विवाद हो गया, पूरी जानकारी क्या है इस पर? जी आपको बता दें कि दोनों दोस्त जो है बताया जा रहा है कि पंचकुला से आ रहे थे। इस दौरान जो है दोनों का विवाद हुआ और एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि जिस युवक को गोली लगी है उस युवक ने जिस युवक ने गोली मारी है उसके दूसरे दोस्त ने उसकी गर्लफ्रेंड को मैसेज कर दिया था। सॉरी, गर्लफ्रेंड नहीं, उसकी दोस्त को मैसेज कर दिया था। तो इस पर दोनों का विवाद हुआ और दोस्त ने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से उस पर गोली चला दी। इस दौरान टांग में 2 गोलियां लगी हैं। हालांकि उसकी हालत जो है खतरे से बाहर है बताई जा रही है। लाइसेंसी रिवॉल्वर थी, कहां से ये रिवॉल्वर आई, लाइसेंस कैसे मिला, इसके बारे में भी कोई जानकारी सुनील? जी अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं आई है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जो है जांच में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को काबू कर लिया जाएगा, जिसके बाद मामले का पूरा खुलासा किया जाएगा। आरोपी फरार बताया जा रहा है सुनील, पुलिस क्या आरोपी की तलाश में जुट चुकी है? साथ ही ये भी बताइए, जो घायल व्यक्ति है उसकी तरफ से कोई बयान सामने आया हो, उसकी हालत भी कैसी बताई जा रही है? जी अभी वो मौलाना MMU हॉस्पिटल में भर्ती है और उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। वहीं बात करें तो पुलिस जो है आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर उससे इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। जिस युवती की बात इस पूरी घटना में हो रही है, क्या उससे भी पुलिस जांच कर रही है? जी फिलहाल अभी युवती के बारे में कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो पुलिस का कहना है कि वो मीडिया के सामने रख दी जाएगी। ठीक है सुनील, शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि दोस्त ने ही दूसरे दोस्त को गोली मार दी, उस पर फायरिंग कर दी और जिसमें जो दोस्त था वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। हालांकि उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और पुलिस अब इस मामले में जांच कर रही है। जो फरार है आरोपी, उसको ढूंढने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो दोस्त को गोली मारने का ये मामला सामने आया है और एक लड़की के चक्कर में ये इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। देखने वाली बात होगी कि पुलिस कितनी जल्दी इस युवक को, फरार आरोपी को पकड़ पाती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, छोटी छोटी बातों में हत्या करने की कोशिश करना, फायरिंग कर देना, ये इतना ज्यादा आम हो गया है कि हर दूसरे दिन ऐसी खबरें सामने आ जाती हैं। इससे पहले ही जो खबर हम आपको दिखा रहे थे उसमें एक व्यक्ति जिसने अपने 3 दोस्तों को 8 घंटे में, महज 8 घंटे में मौत के घाट उतार दिया। वहीं अब ये मामला सामने आया है जिसमें एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पर फायरिंग कर दी। एक लड़की से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है कहीं ना कहीं। हालांकि जो युवक है वो घायल है, उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और दूसरा जो गोली चलाने वाला आरोपी था वो अभी फरार बताया जा रहा है। देखने वाली बात होगी पुलिस कितनी जल्दी फरार आरोपी को ढूंढ निकालती है और किस एंगल से इस मामले पर जांच की जाती है। यमुनानगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो सवाल यही खड़ा होता है, क्या अब लोगों के अंदर पुलिस का, कानून का कोई खौफ नहीं रह गया? बड़ी से बड़ी घटना को, बड़ी से बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले क्या एक भी बार सोचा नहीं जाता? आखिर क्यों इतनी हल्के में अब कानून को लिया जाता है, पुलिस को लिया जाता है? क्या ऐसे मामलों पर सख्ती होनी जरूरी नहीं है? इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। उदयपुर से ये बड़ी खबर बताई जा रही है। कन्हैया लाल की हत्या मामले में ये अपडेट आया है। उदयपुर से खबर,
जयपुर में उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों की पिटाई। कन्हैया लाल की हत्या मामले में यह बड़ी खबर सामने आई है उदयपुर से। बताया जा रहा है कि जयपुर में उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों की पिटाई की गई। कन्हैया लाल की हत्या में जो लोग शामिल थे, उदयपुर हत्याकांड में जो लोग शामिल थे, जयपुर में उन आरोपियों की पिटाई का ये मामला, ये बड़ी खबर ये सामने आई है। क्या है ये पूरी जानकारी, अपडेट क्या है, हम आपको इस पर पूरी जानकारी देंगे। फिलहाल बताया जा रहा है कि कस्टडी में ले जाते वक्त आरोपियों की पिटाई की गई। तो जब इन आरोपियों को पकड़ा गया तो गुस्साई भीड़ ने आरोपियों को पीटना शुरू कर दिया। कस्टडी में इन्हें ले जाया जा रहा था। 4 आरोपियों को 12 जुलाई तक NIA की कस्टडी में लिया गया है। कन्हैया लाल की हत्या से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें गुस्साई भीड़ ने जयपुर में इन आरोपियों को पीटा है। जमकर पीटा गया इन आरोपियों को। कस्टडी में ले जाते वक्त इन आरोपियों की पिटाई हुई है, क्योंकि हम शुरू से ये देख रहे थे, आपको लगातार दिखा भी रहे थे कि इस घटना को अंजाम देने के बाद से ही जो आम लोग हैं उनमें काफी आक्रोश है, और ये गुस्सा, ये जो उबाल है वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि आरोपियों को इस भीड़ ने पकड़ लिया और जमकर इनकी पिटाई की गई है। कस्टडी में ले जाया जा रहा था आरोपियों को जिस वक्त इनकी पिटाई की गई। इस हत्या के बाद से ही आम लोगों के अंदर भी गुस्सा है, उबाल है, और उसी का ये नतीजा है कि देखिए किस तरह से जो भीड़ है वो आरोपियों को छोड़ने को तैयार नहीं थी। अपना गुस्सा यहां पर भीड़ इन आरोपियों पर निकालती हुई दिखाई दे रही है। हत्याकांड से जुड़े आरोपियों को इस भीड़ ने पकड़ लिया और जमकर पिटाई की गई है। बड़ी मुश्किल से जो पुलिस इन आरोपियों को इस भीड़ से छुड़ा कर लाई। और देखिए गुस्सा जायज भी है, जिस तरह का काम इन आरोपियों ने किया है, भीड़ का इन्हें पीटना कहीं ना कहीं समझ में आता है, क्योंकि लोगों की भावनाएं आहत हुई थी इस मामले से। लोग हैरान थे, कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे थे। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।